जो हाउस ऑफ पीपल होता है, जिसको अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, को नाम लोअर हाउस भी कहते हैं और फर्स्ट चेंबर भी कहते हैं। तो लोकसभा इज इक्वल्स टू लोअर हाउस भी कहा जाता है इसको, ये आपका फर्स्ट चेंबर भी कहा जाता है, पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है। यूके में इसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। यूके में अपर हाउस, लोअर हाउस में, अपर हाउस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है और लोअर हाउस में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। अमेरिका में उसी लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, ठीक है, और अपर हाउस को सीनेट कहा जाता है। इंडिया में राज्यसभा और लोकसभा ये अलग अलग नाम है। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा क्या होता है? अपर हाउस, सेकंड चेंबर या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स, ये टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज होती है। नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट अक्सर राज्यसभा की जगह अगर वो अपर हाउस लिखेगा सवाल में कि इंडियाज अपर हाउस, तो आपको समझना है राज्यसभा की बात कर रहा है। अगर वो बोल रहा है हाउस ऑफ एल्डर्स इन इंडिया, तो राज्यसभा की बात कर रहा है सवाल में। राज्यसभा स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन यूनियन के अफेयर्स में। यूनियन के पास इंडिया में बहुत पावर है। यूनियन इज मोर पावरफुल देन स्टेट्स इन इंडिया। इसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं क्वासी फेडरल या फिर फेडरल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। यूनियन की तरफ पावर टिल्ट करती है। अब यूनियन के डिसीजन में अगर स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन ना हो, तो वो कैसे इंश्योर करेंगे कि सारे स्टेट्स की भाषा या स्टेट्स का जो ओपिनियन है वो भी पहुंच पाए? समझ रहे हो? जैसे कि अमेरिका में सीनेट है, हर स्टेट से बराबर रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे स्टेट बड़ी है चाहे छोटी है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हर स्टेट की उतनी ही रिप्रेजेंटेशन है जितनी उनकी पॉपुलेशन है। अब अमेरिका में छोटी स्टेट हो चाहे बड़ी स्टेट हो, बराबर पार्टिसिपेशन है। तो स्टेट्स की आवाज है वहां पे। अगर कभी ऐसा लगता है कि लोकसभा में गवर्नमेंट को ऐसा डिसीजन पास कर रही है, ऐसा लॉ पास कर रही है जो स्टेट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो उसको रोक दिया जाएगा राज्यसभा में। जैसे कि जब जीएसटी पास हुआ, जीएसटी में सारी ही स्टेट्स की पावर ली जा रही थी, तो राज्यसभा के बगैर पास नहीं हो सकता था। वो बात अलग है कि राज्यसभा में भी सेम पार्टी के मेंबर्स हैं जो सेंटर में हैं, फिर वो बड़ा स्मूथली पास हो जाता है। इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन होती है, जिसने ये बोला था कि पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें बढ़ाते घटाते रहो, लेकिन उसको फ्रीज कर दिया गया 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि ये एनकरेज करती स्टेट्स को कि अपनी पॉपुलेशन बढ़वाओ। इंडिया में ऑलरेडी हाई पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, तो 1971 पे फ्रीज कर दिया गया कि जो पॉपुलेशन तब के सेंसस की थी उसी के हिसाब से सीटें अलॉट रहेंगी। अगर ये बाद में बढ़ाया होता और लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से करता, तो हर स्टेट के पास इंसेंटिव था कि अपनी स्टेट की पॉपुलेशन बढ़वाओ, ताकि हमारे स्टेट की लोकसभा राज्यसभा सीट बढ़े, ताकि हम ज्यादा पावर इंफ्लुएंस कर पाए। कहां पर? सेंटर में। उसको रुकने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर्स के लिए उसको फ्रीज कर दिया गया। वरना तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बोलता है कि लगातार सेंसस हो रहा है, उसके हिसाब से हर स्टेट्स को उसकी पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से उसको सीटें देते रहो। लेकिन वहां से हमारे पॉपुलेशन की प्रॉब्लम भी थी। अब मान लो अगर पता चलता है कि जेएंडके स्टेट में कि यार जेएंडके स्टेट की सीटें तो बहुत कम है, ठीक है, तो क्या किया जाए? तो स्टेट हर वो चीज कोशिश करेगी पॉपुलेशन बढ़ाओ भाई, हम 2 हमारे 15, उस हिसाब से करेंगे। तो उसको रोकने के लिए उसको फ्रीज कर दिया गया। अब प्रेसिडेंट अगर पार्ट है पार्लियामेंट के, तो क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करते हैं पार्लियामेंट में? अब प्रेसिडेंट की पार्लियामेंटरी ड्यूटीज हम देख रहे हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट कैन समन बोथ द हाउसेस। समन का वर्ड समझते हो? जब एक हायर अथॉरिटी आपको बुलाती है, इसके लिए नहीं कहेगी फलाने ने कॉल किया, फलाने को फलाने ने बुलाया। समन का मतलब होता है हाजिर हो जाओ। प्रेसिडेंट कैन समन, कहते हैं ना कोर्ट ने आपको समन इशू किया है, उसका मतलब होता है कि भाई हाजिर हो जाओ यहां पे, आली पनाह का ऑर्डर आया है, तो वो ऑर्डर है, वो नहीं कि हाँ ठीक है समन आया देखेंगे, वो तो पहुंचना पड़ेगा आपको। दूसरा, कैन प्रोरोग बोथ हाउसेस। प्रोरोग का मतलब कि जाओ, सेशन खत्म, घरों को जाओ। कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। अगर कैबिनेट रिकमेंड करे कि भैया ये जो लोकसभा अभी इलेक्शन होके आई है 543 सीट्स के लिए, इसको आप डिसॉल्व कर दो, तो प्रेसिडेंट को डिसॉल्व करना पड़ेगा, दोबारा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पे कर सकता है। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमारी मेजोरिटी तो हो नहीं रही है, अभी जो सरकार खड़ी है कल को गिर भी सकती है, एक काम करते हैं दोबारा, जैसे अरविंद केजरीवाल ने पहली बार किया था। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि दे कैन नॉट होल्ड अ गुड, मतलब और उनको लग रहा है कि अगर री इलेक्शन हो गए तो अब हम पावर में आ जाएंगे, करोड़ों करोड़ों रुपए ऑफर किए जाते हैं, भाई आ जाओ इस तरफ, मिनिस्ट्रीज ऑफर की जाती हैं, तो कोई चाहता नहीं है कि यार 5 साल दोबारा। इलेक्शन बड़ा हेक्टिक होता है हर किसी के लिए, एक तो देश के लिए भी बहुत हेक्टिक है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी फिर से वो इलेक्शन कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, तो कोशिश ये की जाती है कि पहले ही प्री पोल में सब कुछ अलायंस हो जाए, ताकि अगर हमारी अपनी सीटें कम आ जाए तो दूसरों के साथ मिल के, एक होता है प्री पोल अलायंस, एक होता है पोस्ट पोल अलायंस। प्री पोल अलायंस का मतलब
कि भैया इसमें यहां पर यूपी में 80 सीटें हैं, एक काम करो तुम 50 पे लड़ दो, हम 30 पे लड़ेंगे, हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे नहीं तुम्हारे वहां से। एक ये होता है। एक होता है पोस्ट पोल अलायंस, अलग अलग इलेक्शन लड़ा, बाद में देखा कि तुम और हम मिल गए तो मेजोरिटी मिल जाएगी, तो आओ तुम ये मिनिस्ट्री ले लेना, हम ये मिनिस्ट्री ले लेंगे, जो है पोस्ट पोल अलायंस। तो इस बार तो इतना ज्यादा मेजर्ड हो गया है इलेक्शन कि ये जरूरत पड़ती नहीं, स्पेशली जो 2014 से चल रहा है। बहुत वेल प्लान्ड, बहुत प्रॉपरली हर चीज को देखते हुए, डेटा को एनालाइज करते हुए काम चलता है। उनको पता होता है कि हम, आप ये कह सकते हो कि 2014 के बाद से ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन का कैरेक्टर कम हो रहा है और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है।